human reproduction in the flowering plant. Morphology and human reproduction in the flowering plant. लिखो, ये चैप्टर का नाम है भाई। ये तुमको समझाया है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है चीजों का जिसके वजह से कुछ ना कुछ वो इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो मास के बारे में लिख सकते हो कि मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख सकते हो व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, ड्यू टू विच it apply or experience gravitational force। तो मास बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है या एक्सपीरियंस करता है। अब वो बात आपको फॉर्मूले से ही दिख जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटा r स्क्वायर। अगर कोई मासलेस पार्टिकल है जिसका मास 0 है तो अगर मास 0 रख दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। मतलब मास 0 होने से ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। एक और स्टेटमेंट मैं यहां से लिख सकता हूं, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जरा सा आप बताइएगा, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जल्दी से बताइए, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बताइए क्या होगा। कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बताओ, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस मास। मास ही ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज है, बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता। यस और नो। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती, तो इसको आपको प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे आपने मास को ट्रीट किया उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रीट करेंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ईएम वेव, ईएम वेव। देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ईएम वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी की एक प्रॉपर्टी है बस। जैसे मास प्रॉपर्टी है तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है और एक्सपीरियंस करता है, अप्लाई करता है और एक्सपीरियंस करता है। अभी कैसे अप्लाई करेगा और कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी चार्ज होती क्या, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पहले आप यहां पर ये चीजें आप लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको समझाते हैं कि बॉडी पर चार्ज आखिर आता कैसे है जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ सिमिलरिटी समझ में आया? हाँ सर, मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा या ईएम वेव लगेगा। राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है क्या? हाँ देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखा है। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, इसको लिख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, ये छोटी सी चीज लिख लीजिए। लिख लिया तो डन लिख दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है वो हम समझेंगे, पहले चार्ज समझ लेते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहले हम चार्ज समझ लेते हैं फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी समझेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं चार्ज क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में, हाँ सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताइए तो क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सर एटम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एटम के सेंटर पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है? तो क्या इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज की वैल्यू पढ़े थे? हाँ पढ़े थे सर जी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है Q बराबर माइनस ऑफ ई, जहां पे E की वैल्यू होती है माइनस, तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज है। किसका चार्ज है सर? प्रोटॉन पर इतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, सर चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर पूछोगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन Q बराबर होता है सर जी प्लस ई, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यस और नो? हाँ सर, ये तो हम जानते हैं, ये तो बहुत इजी। अच्छा, चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन
10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा -10 इंटू ई। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बताइए तो, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन Q बराबर होगा 0। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं होता। अच्छा, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन बताइए तो, ड्यूट्रॉन आपने सुना है क्या होता है? तो ड्यूट्रॉन इज नथिंग बट अ 1H1, मतलब सॉरी 1H2, 1H2 मतलब 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? सर न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होगा नहीं, प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हो जाएगा क्या? एकदम सही है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, आपने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो थोड़ा सुन लीजिए। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस पर चार्ज होगा 2 न्यूट्रॉन की वजह से 0, 2 प्रोटॉन की वजह से हो जाएगा +2e, मतलब 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस, यही होगा चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन 2.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए कितना होगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन पे, फटाफट 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए, 2.5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। What is deuteron? Yes, it's a very good question. Deuteron is the combination of 1 proton and 1 neutron. That's all. That's all, my lord. That's all. स्लो पढ़ाओ सर, लिखने का टाइम दो। हाँ हाँ हाँ, स्लो ही पढ़ेंगे ना बउआ, हमारा पास टाइम ऐसे 5-6 साल का तो है, ये है ना नीट का, तो हम तो स्लो ही पढ़ेंगे, लिखने का भरपूर टाइम भी देंगे। चैप्टर कौन सा है? बिल्कुल, ये मैं बता चुका हूं, मॉर्फोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। लिखिए, तो चार्ज ऑन 2.5 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सर 2.5, तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, चार्ज मजा आ जाएगा। नहीं, इस पर चार्ज होगा नॉट पॉसिबल है, हैंग क्यों कर रहे? इस पर चार्ज हो जाएगा नॉट पॉसिबल, इस पर चार्ज होगा नॉट पॉसिबल, ये इस पर चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों सर पॉसिबल नहीं है? देखो, होता क्या है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। सर काहे? सर हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, हाँ ये बात तो सही कह रहा है, तू कुछ भी तोड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा ही नहीं। सर एटम के अंदर तो हम ढूंढ लेंगे, तो उसको पकड़ेगा कैसे? हाथ में नहीं आता है, तो टूटेगा वही ना जो हाथ में आता है, पहली बात। वैसे दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल, तो वो क्या होता है? जो ना टूटे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्या एक सेल को तोड़ सकते हो? नहीं सर, वो तो एकदम एकदम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब यूनिट चीज है, उसको तोड़ के और बाइफर्केशन करना, उसको और ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल नहीं बोलते हैं। बताओ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यू नो दैट्स सेम as like cell, here is a electron. Electron is the fundamental particle. क्या प्रोटॉन भी फंडामेंटल है? नहीं, प्रोटॉन को आप तोड़ सकते हो क्वार्क्स के टर्म्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप नहीं तोड़ सकते, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल होता है। सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे मान लो तुम एग लेने गए, एग, और मान लो तुम्हारे पास पैसे कम है, अब उसने बोला कि भाई 10 रुपए का एक एग मिलेगा, अब तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुमने बोला भैया आधा एग दे दो हमको, तो आधा एक तोड़ के देगा? वो नहीं देगा, बोलेगा एक मिलेगा तो पूरा एक ही क्वांटा में मिलेगा। आधा एक तोड़ के देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका आधा बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर, ये बेसिक बात है, ये समझ में आया। ये इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। जल्दी से इसको लिख लो बेटा, जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, जल्दी से इसको लिख लो। बहुत बेसिक सी बात बताइए, इसको लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है। चलिए भाई साहब ठीक है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या प्रोटॉन नहीं है? नहीं, प्रोटॉन कैन बी ब्रेक, दैट्स प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वार्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्वार्क क्या होता है, लेकिन अभी तो चार्ज पहले समझाओ कि चार्ज क्या होता है। इधर देख, अब देखिए, अब इधर चार्जिंग ऑफ बॉडी,
चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज अपीयर कैसे होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक एटम बनाया और इस एटम के अंदर सेंटर पे होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां मान लीजिए 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो इस पर टोटल चार्ज बताइए कितना हो जाएगा। सर 4 प्रोटॉन पे 4 ही और 4 न्यूट्रॉन पे -0, तो इस पर 4 ही चार्ज हो गया। और उसी तरीके से इसके ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन भी देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको को आप कहते हैं कि ये मेरा न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब इस पर टोटल चार्ज हो गया 0। देखिए 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, टोटल चार्ज हो गया क्या 0। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, 4 प्रोटॉन का 4 ई और 4 इलेक्ट्रॉन का -4 ई, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। हाँ, अब मैं अगर कहूं कि इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो, रिमूव्ड 1 प्रोटॉन, रिमूव्ड 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसमें निकाल लो, निकालो भाई प्रोटॉन निकालो, एक प्रोटॉन निकाल दो। सर एक प्रोटॉन निकाल दे, हाँ, तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा जरा बताओ। एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताओ। तो इसमें एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो अंदर इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही एक प्रोटॉन आप निकालोगे, इसमें से जैसे ही आप एक प्रोटॉन यहां से निकाल दोगे तो 3 ही प्रोटॉन बचेगा। हाँ, लेकिन एक प्रोटॉन रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया ना तो मेथड ऑफ चार्जिंग तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आखिर चार्जिंग और बॉडी पर चार्ज करना किसका खेला है, किसका झोल है। तो प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते। फिर क्यों, देखो यहां पे, देखो यहां पे, ये देखो, ये है एटम का स्ट्रक्चर। मान लो इसमें तुम्हारा जो येलो कलर वाला है ना वो है तुम्हारा प्रोटॉन। तो बताओ 4 येलो प्रोटॉन है, 4 येलो प्रोटॉन है, ठीक है, और ये 3 न्यूट्रॉन है। देखो यहां देखना ध्यान से, 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, और ये देखो ये गुलाबी गुलाबी इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज इस पर बोलो क्या है। एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया, इसको देखो एग्जांपल के लिए, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे 1 2 3 4 प्रोटॉन है। तो 4 येलो प्रोटॉन का चार्ज बोल सब 4 ही, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल -4 ही, और न्यूट्रॉन का चार्ज बोल 0। तो टोटल चार्ज यहां पे क्या आएगा बोलो जल्दी से, टोटल चार्ज क्या आएगा 0। अब मैं बोलूं कि मुझे येलो प्रोटॉन इसमें से निकालना है, तो जब मैं निकालने जाऊंगा ना तो इसके अंदर लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत भारी, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। मतलब अंडरटेकर और खली भी जाए ना तो उनकी भी डैश हो जाएगी एक प्रोटॉन को निकालने में। तो हम और आप कौन से दुनिया के खेत के मूली हैं। हम और आप तो छोड़ो, अगर अंडरटेकन और खली को भी बोल दे कि साथ मिलके एक प्रोटॉन निकाल के लाओ तो उनकी भी डैश हो जाएगी निकालने में, वो नहीं निकाल पाएंगे। वो अंदर जाके इसको लेके खींच नहीं निकल। क्यों नहीं निकल रहा है, तो 2 एग्जांपल है इसके। पहला मतलब 2 इसके रीजन है, सॉरी आई एम सॉरी, 2 इसके रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्रोटॉन जो है वो बहुत हेवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इसकी जो मास होती है वो मतलब 2000 गुना ज्यादा भारी है, मतलब 2000 टाइम्स ज्यादा भारी है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अंदर में बॉन्डेड है, जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो निकाल ही नहीं सकते। तो क्या प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है, मतलब लेना देना संभव नहीं है? नहीं सर, प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकालना इज नॉट अ गेम ऑफ कॉमन मैन और मी और यू मैन और अंडरटेकन और खली मैन, नॉट अ गेम ऑफ अंडरटेकन और खली और ह्यूमन मैन। ये एक अलग लेवल पे चला जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन तुम निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रोटॉन निकालना वो न्यूक्लियर लेवल की बात हो जाएगी, वो यहां पे संभव ही नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन तो कोई बच्चा भी, 2.5 साल का बच्चा भी जाएगा इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल लाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। हाँ, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहां पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो चार्ज अब इस पे कितना हो गया बोलो, चार्ज अब इस पर कितना हो गया। तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, तो चार्ज इस पर आ जाएगा +4e में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो +e आएगा। चार्जिंग हो गया। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो प्रोटॉन डोमिनेटिंग हो गया। हाँ सर, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इस पर
इलेक्ट्रॉन और दे दे, मान लो इतना इलेक्ट्रॉन तो था ही, चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो किसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं? सर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बस यही समझाना था कि हम प्रोटॉन का लेना देना नहीं कर सकते। उसका 2 रीजन कमेंट बॉक्स में अभी लिखो। हम प्रोटॉन को एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते, 2 रीजन कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम हाई हो जाए। चलो 2 रीजन बताओ, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? चलिए 2 रीजन बताएंगे आप, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? जल्दी से 2 रीजन बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से 2 रीजन बताएंगे आप सभी लोग, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? 2 रीजन बताएंगे, जितना आपको समझ आया उसी के बेसिस पे 2 रीजन आप बताइए, 2 रीजन बताइए, 2 रीजन बताइए, प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते? तो लिखिए, नोट्स में लिखिए इस बात को, नोट्स में लिखिए इस बात को। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 टाइम्स हेवी है एंड प्रोटॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि उसको बॉन्डेड करके रखता है, तो प्रोटॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, या प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लिखिए इस बात को, मैं बोल रहा हूं अपने शब्दों में लिखिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 टाइम्स हेवी है एंड प्रोटॉन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जिसके वजह से प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लिखिए इस बात को। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से टू टू करके निकाल लिया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, देखो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो कहां किया, उसको मैंने फेंक दिया उधर। तो कहां फेंका, हम उठा के ले जाएंगे, ले जाना, उधर फेंका है नाली में। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के नाली में फेंक दिया, ठीक है। अब ये जो बॉडी है उस बॉडी पर चार्ज लिखता हूं। तो इस बॉडी पर चार्ज अगर लिखोगे तो 4 प्रोटॉन की वजह से 4 ही, न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा नहीं, और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2 तो टोटल चार्ज आ गया +2। यस और नो? हाँ सर, टोटल चार्ज आ गया +2। अब +2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज? सर ये पॉजिटिव चार्ज है। यस, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं, हम इसको एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं। नहीं, ये कहना गलत है। वैसे लॉजिकली तुमको लग रहा सही बात है, प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन हमने प्रोटॉन का एक्सेस नहीं किया ना, तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज होना। जैसे ही प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। ओके, यहां पे मान लीजिए कि जब ये न्यूट्रल था तो इसका मास था m0 और अब इसका मास हो गया m1। अब मुझे बताइए कि मास किसका ज्यादा है, m1 का कि m0 का, कि दोनों बराबर होगा? तो इसमें जो पार्टिकल का नंबर है, 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने पार्टिकल है सर, 12। इसमें टोटल कितने पार्टिकल है सर, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 8, और 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने फेंक दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन कुछ मास तो यहां पर जो m1 है वो कम होगा और m0 ज्यादा होगा। मतलब मास ऑफ बॉडी स्लाइटली decreases during positive charge. During positive charge, mass of the body slightly decreases during positive charge. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस मतलब बहुत कम डिक्रीज होगा, बहुत बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तो कम होगा। अरे भाई यहां पे कितने लोग हैं, 4 4 8 और 4 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 पार्टिकल है। यहां पे 4 4 8 और 2 10 ही पार्टिकल है, तो इसका मास थोड़ा कम हो गया ना, m0। इस चार्ज पार्टिकल का मास है, मास इसका है, तो इसका मास थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब 2-3 बातें जल्दी से बताइए। पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं सर? पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का लेना देना होता नहीं, तो चार्जिंग को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, जो इसका मास होगा न्यूट्रल बॉडी के कंपेयर में इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। नहीं समझ आया? ठीक है, बताओ क्या नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल बताऊंगा।
अरे सिंपल सी बात है, यहां पे तुम्हारे मान लो 4 है, 7 है और 7 4 11 पार्टिकल है, यहां से ये निकाल के फेंक दे, टक 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 टक। अब बता यहां क्या बचा? सर इलेक्ट्रॉन चला गया सब। हाँ, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो बचा हुआ चार्ज क्या कहलाएगा? सर सिर्फ प्रोटॉन का प्लस चार्ज ही आएगा। बता, रिपीट? हाँ रिपीट कर दिया ना। जब आदमी भाई पहले इसमें तुम्हारे सामने एकदम इस लेवल का बच्चा तो नहीं देखा यार मैंने कहीं। इस चीज को कह रहा है रिपीट करो, ऐसा बच्चा तो मैंने नहीं देखा। भाई साहब सही में तुम्हारा 11th कमजोर होगा यार, पढ़ने के बाद भी तुम्हारा 11th कमजोर ही रहा होगा, पक्की बात है। अब यहां पे मास देख कितना है, मास देख कितना है भाई, इसका भी मास काउंट होगा, इसका भी मास काउंट होगा। टोटल निगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर है। अब यहां से एक चीज निकाल के मैंने फेंक दी तो मास उसका खत्म हुआ कि नहीं? दूसरी निकाल के फेंक दी, मास खत्म हुआ कि नहीं? तीसरी निकाल के फेंक दी, मास खत्म हुआ कि नहीं? तो सर ऐसे ही चार्ज होता है। हाँ, और क्या चार्ज होता है? इसी को चार्जिंग ऑफ द बॉडी कहते हैं। बता इस पर चार्ज बोल। सर ये तो न्यूट्रल है। हाँ ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग होता है यहां से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब निगेटिविटी की कमी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सर इसको एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन क्यों डिफाइन नहीं करते हैं? क्योंकि चार्जिंग हमने प्रोटॉन के ट्रांसफर से किया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से? सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किया, इसलिए हम इसको नहीं बोलते। हालांकि इसको तुम ना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम हटा दो। तुमको इसी से कंफ्यूजन हुआ होगा सर एक ही बात तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन का ज्यादा, एक ही बात है। वो एक बात नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। वो एक बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम चार्जिंग करते हैं तो प्रोटॉन का लेना देना नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना करते हैं। तो चार्जिंग इज द झोल और थैला ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए लिखिए इसको, चार्जिंग इज अ झोल और थैला ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग इज अ थैला और झोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए इसको। अब बताइए क्या समझ नहीं है? और इलेक्ट्रॉन की